स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के बेस जीएस के इस क्लास में। कल पिछली क्लास में हम लोगों ने बातचीत की थी कुछ सेंसिटिव मुद्दों की, और गवर्नेंस की श्रृंखला कड़ी में हमने 10 मुद्दों की चर्चा की थी। आज सेकंड क्लास में उसी टॉपिक्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उसी पे चर्चा करते हैं। उम्मीद है पहले लेक्चर से जुड़े हुए सारी चीजें आपको याद होंगी। सेकेंड लेक्चर में हम वही गवर्नेंस और सोशल जस्टिस की चीजों को आगे बढ़ाते हैं और हमारा अगला सवाल है अर्बन पॉवर्टी से, शहरी गरीबी की स्थिति से क्वेश्चन क्या है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग कंटेंट देख ले अर्बन पॉवर्टी से रिलेटेड। इस साल के चर्चित घटनाओं में से है अर्बन पॉवर्टी। बात जब होती है शहरी गरीबी की ना, तो शहरी गरीबी का मतलब होता है शहरों में पाए जाने वाले गरीब, मतलब महानगरों में पाए जाने वाले गरीब। जनरली हम इनको स्लम के नाम से जानते हैं और इनका एक सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है कि ये अनियोजित बसे होते हैं। किसी का घर का कोई वो नहीं होता है, कहीं दरवाजा निकाल दिया, कहीं खिड़की निकाल दिया, रास्ते नहीं मिलते हैं। इसकी एक और दूसरी विशेषता होती है, यहाँ जो बेसिक जिंदगी की सुविधाएं होती है वो नहीं होती हैं, पीने का पानी, पानी की निकासी, बिजली वगैरह वगैरह। सबसे बड़ी बात होती है कि नीति आयोग ने जब इसको क्लासिफाई किया, आइडेंटिफाई किया, तो एक बात कहा कि वहां अनियोजित जो शहरीकरण है या स्लम है उसको हम ठीक इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो डॉक्यूमेंट्स दिखा नहीं पा रहे, जिसके वजह से उनको बिजली का बिल लेने में या फिर अन्य और चीजों में ये जमीन उनका है, इसको आइडेंटिफाई करने में परेशानी आ रही है। ये जानबूझ करके चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे जमीन अवैध बसाव वाले होते हैं, वो जमीन कब्जे वाले होते हैं स्थानीय लोगों के द्वारा, और यही कारण है कि जो भी वेलफेयर प्लान है वो एक्टिव नहीं हो पाता है अर्बन एरिया में, खासकर अर्बन पॉवर्टी वाले इलाके में। नीति आयोग ने बात कही। ठीक इसी तरह जिस तरह बड़े महानगरों में ये स्थिति है, छोटे महानगरों में भी, छोटे नगरों में भी अनियोजित शहरीकरण दिखाई देगा आपको। नीति आयोग के दस्तावेज में कहा गया है कि छोटे राज्यों के पास बस पैसे की कमी है, मतलब पैसे की कमी है, इच्छा शक्ति भी है, संसाधन नहीं है। तो ये चीजें हैं कि नीति आयोग ने अपने डॉक्यूमेंट्स में बड़े शहरों में शहरी गरीब और छोटे शहरों में शहरी गरीब की चर्चा की है। उसी से जुड़ी हुई चीजें हैं। शहरी गरीब के कारण प्रभाव स्थिति रिपोर्ट जब भी आती है सवाल बनते हैं, कुछ कंसेप्चुअल सवाल और कुछ फैक्चुअल सवाल। शहरी गरीबी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शहरी गरीबी आपके बहराइच में है। करीब करीब 55% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे मिलेगी। ठीक उसी तरह शहरी गरीबी राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा बिहार और झारखंड में है। लगभग 34% शहरी गरीबी आपको बिहार झारखंड में सेम मिलेगा और 2019 और 21 के आधार पर मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर निकाला गया। ठीक उसी तरह भारत का सबसे गरीब शहर है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, जहां की 76% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहे। अब इतनी सारी चीजें उभर करके आई, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बात चाहे कॉन्सेप्चुअल हो, बात चाहे फैक्चुअल हो, इतना फैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए या इतना फैक्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अर्बन एरिया के पॉवर्टी को लेकर के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के रूप में नीति आयोग ने किन 4-5 मुद्दों को आइडेंटिफाई किया है। ध्यान रखिएगा, छोटे शहरों में पैसा नहीं है, ये भी है, पैसे की कमी है, इच्छा शक्ति बहुत है, संसाधन भी नहीं है। यही कारण है कि छोटे शहरों में जब अनियोजित बसाव होता है तो जानबूझकर तो नहीं, उसका समाधान कैसे करे वहां की नगर पालिका और नगर निगम को समझ में नहीं आता है क्योंकि पैसा नहीं है। लेकिन बड़े शहरों में स्थिति थोड़ी सी अलग है, वो चीजें मैंने बता दी। अब इसी के ऊपर आधारित सवाल है, शहरी गरीबी से जुड़े हुए कथनों के ऊपर विचार करें। क्या विचार करना है? भारत में शहरी गरीबी मुख्य रूप से बहिष्कृत शहरीकरण का परिणाम है, जहां अनौपचारिक बस्तियों को अक्सर शहरी नियोजन प्रक्रियाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट,
विविध प्रकार की संचालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में पोर्टेबिलिटी की कमी से शहरी गरीबों, विशेषकर बिना उचित दस्तावेज वाले प्रवासियों की भेद्यता बढ़ती है। तीसरा, नीति आयोग से जुड़े उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति ने छोटे शहरों में प्रति व्यक्ति कम बुनियादी ढांचा निवेश लागत को असंतुलित शहरीकरण में योगदान देने वाले कारक के रूप में पहचाना गया है, जिसकी चर्चा नीति आयोग की बैठक में हुई 2024 में। और कथन का मिलान करना है, कथन 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। ध्यान रखिएगा, इसी चीज को यहां पर फिर बताया गया है, बहिष्कृत शहरीकरण क्या होता है और दस्तावेज न होने के पीछे कारण क्या होता है। लेकिन जब सवाल आएगा तो ऐसे नहीं आएगा, सवाल थोड़ा सा स्टैंडर्ड आएगा। और आप ध्यान रखिए, अगर आपको ये सारी चीजें याद है, नीति आयोग की पूरी रिपोर्ट, तो आप आराम से सवाल कर लेंगे कि बड़े नगरों में अनियोजित बसाव के पीछे कई कारण हैं। आगे और हम देखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश 2021 में, मेरे पास पेपर यहां सामने पड़ा हुआ है, एक सवाल आया कि शहरों में अनियोजित जो शहरीकरण होता है उसके पीछे क्या लॉजिक है या फिर उसके पीछे कारण क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इन्हीं चीजों के ऊपर सवाल आ सकते हैं। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल है ज्ञान भारत मिशन। ज्ञान भारत मिशन क्या है, कैसे है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ज्ञान भारत मिशन के बारे में चर्चा करनी है। अब ज्ञान भारत मिशन है, ये राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन है, सरकारी और निजी दोनों पहल इसमें शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटलाइजेशन करना है और इसका जो क्रियान्वयन हो रहा है वो PPP के बेस पर हो रहा है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें सरकार भी है और निजी क्षेत्र भी शामिल है। पूरे भारत के जितने भी लाइब्रेरी हैं उनके लाइब्रेरी में पड़े हुए पुस्तकों को इकट्ठा करना और उनके डिजिटलाइजेशन करने का अभियान है ज्ञान भारत मिशन। और उसी के तहत संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में संचालित हो रहा है और उसी के तहत भारत के सारे पुस्तकालय को डिजिटलाइज किया जा रहा है और सरकार उनके लिए फंड भी अरेंज करा रही है और प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल की हुई है। अब सवाल कैसे आएगा, आगे देखिए। 2025 की चर्चित ज्ञान भारतम मिशन के बारे में विचार करें। क्या है? मिशन के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है। दूसरा, मिशन में केवल सार्वजनिक पुस्तकालय को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जा रही है, निजी पांडुलिपियों संग्रह को इससे बाहर रखा गया है। तीसरा, मिशन में दुर्लभ संग्रहों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने की पहल शामिल है। चौथा, मिशन का कार्यान्वयन विशेष रूप से केंद्रीय सरकारी संस्थानों के माध्यम से किया जाता है। कहने का मतलब है 2025 की चर्चित ज्ञान भारतम मिशन। अब उसी के बारे में है, एक्सप्लेनेशन पढ़िए क्या है। दिए गए विकल्पों में दूसरा और चौथा विकल्प गलत है, शेष सही है। ज्ञान भारतीय मिशन राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के पिछले लक्ष्यों को समेकित और अपडेट करता है। यह मिशन न केवल सरकारी बल्कि निजी पांडुलिपियों को संग्रह के रूप में समर्थन करता है। दुर्लभ संग्रह के डिजिटल संरक्षण मिशन इसका एक मुख्य घटक है। इसका कार्यान्वयन सहयोगात्मक है, इसमें केवल केंद्रीय संस्थाएं नहीं है, राज्य और जिला निकाय भी शामिल है। कहने का मतलब है पूर्ववर्ती संचालित योजनाओं को नए नाम से प्रस्तुत करना वर्तमान सरकार की रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय से जुड़ी हुई चीजों को नए रूप दे दिया गया है और जितनी किताबें हैं और जितने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो नष्ट हो जाते हैं वगैरह वगैरह, उनको डिजिटलाइज करने की पहल की जा रही है और उसी के तहत इसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर योजनाओं को एक्टिव करें। तो सवाल कैसे आ सकता है? अब ये सवाल थोड़े आएगा कि ज्ञान भारतम मिशन क्या है, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, ज्ञान भारतम मिशन क्या है। तो सवाल कैसे आएगा? सवाल इससे आएगा कि इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको कौन क्रियान्वित कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर की क्या भूमिका है, सरकार की क्या भूमिका है। और बहुत अच्छी पहल हुई है कि भारत में आयुर्वेद में दी गई सारी जानकारियों को और पेड़ पौधों के बारे में उपलब्ध जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनको काउंटिंग की जा रही है
और उनका पेटेंट भी कराया जा रहा है। तो अगली बार फिर सवाल पूछेगा इन्हीं सब चीजों से। अब एक प्रश्न और भी है जो आपके अगले टेस्ट पेपर में दिया होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के क्या किया जा रहा है। याद रहेगा, ज्ञान भारतम मिशन, सारे ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स को रिजर्व करना, डिस्लाइट करना। पांडुलिपि का मतलब स्क्रिप्ट हो गया। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी इन्वॉल्व, ट्रिपल पी के मोड पर चल रहा है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अर्बन वाटर क्राइसिस के ऊपर है। नीति आयोग की बैठक हुई है, क्या हुआ है आइए डिस्कस करते हैं। यहां पर शहरी जल संकट के संदर्भ में विचार करें। अब शहरी जल संकट के बारे में विचार तो करेंगे, आइए थोड़ा शहरी जल संकट के बारे में पढ़ते हैं। शहरी जल संकट, शहरों में जल का संकट है। चेन्नई में पिछले साल का जल संकट सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना था। तो आपका दायित्व तो बन जाता है कि शहरी इलाकों के जल संकट को जाने। एक तो वाटर लेवल नीचे जा रहा है, दूसरा जल के जो परंपरागत स्रोत हैं धीरे धीरे सूख रहे हैं, तीसरा अनियोजित शहरीकरण से शहरों के ऊपर इतना अधिक दबाव बढ़ा है कि जिसकी सप्लाई नगर निगम या फिर वो नगर महापालिका कर नहीं पा रहे। चौथा, डिमांड बढ़ते जा रही है, सप्लाई कम होते जा रही है। पांचवा, वाटर लेवल जो नीचे है उसका इतना जबरदस्त यूज नहीं, मिसयूज हुआ है, जिसके वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अर्बन एरिया में वाटर क्राइसिस की ये स्थिति है। अब अर्बन एरिया में वाटर क्राइसिस के क्या कारण है, स्थिति क्या है, नियंत्रण करने वाले भारत सरकार की नीतियां हैं, और सबसे बड़ी बात प्रभावी क्यों नहीं हो पा रही हैं, कुछ सुझाव दे दीजिए। और WHO के कुछ निर्देश मिले हैं अर्बन वाटर को लेके, सवाल इन्हीं के ऊपर आता है और इन्हीं से जुड़े हुए फैक्ट आते हैं। जैसे अर्बन एरिया को वाटर क्राइसिस से दूर करने के लिए कैच द रेन जैसे अभियान भी चले। ठीक उसी तरह पुणे की कहानी है, हैदराबाद की है, बेंगलोर की है, चेन्नई की है। पूरा का पूरा साउथ इंडिया वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। महाराष्ट्र का विदर्भ एरिया जूझ रहा है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एरिया जूझ रहा है, वगैरह वगैरह। दिल्ली भी जूझ रहा है, और भी कई तरह की चीजें। तो अब एक तो कंसेप्चुअल ये है, दूसरा जल संकट में भारत के 20 शहर शामिल हुए हैं जो वाटर क्राइसिस से जबरदस्त जूझ रहे हैं। 20 शहरों में सबसे टॉप पर है चेन्नई, और चेन्नई के अलावा बंगलोर, दिल्ली और जयपुर, ये 4 बड़े महानगर टॉप के हैं जो वाटर क्राइसिस से जूझ रहे हैं। ठीक उसी तरह जल संकट में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावी है बुंदेलखंड, दूसरे नंबर पर गाजियाबाद, तीसरे नंबर पर लखनऊ। अब उत्तर प्रदेश में वाटर क्राइसिस है। अब जो लोग भी इंटरव्यू में जाते हैं बुंदेलखंड से, पिछली बार बुंदेलखंड से एक बच्ची आई, मैंने यही पूछा कि ये बताओ तुम्हारे यहाँ वाटर की क्राइसिस क्यों है। उसने जो कारण बताया वो संतोषजनक नहीं लगा। सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर वहां की ज्योग्राफी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक उसी तरह गाजियाबाद में वाटर क्राइसिस का मेन कारण कहा गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्री में वाटर का प्रयोग, और दूसरा जितने भी जल स्रोत हैं उनके ऊपर मानवीय बस्तियों का बसना। लखनऊ के वाटर क्राइसिस का मेन कारण है गोमती नदी की उठती हुई प्रदूषित स्थिति। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो जानने हैं। अब ये GS1 का भी पार्ट है, 2 का भी है, 4 का भी है, सॉरी 5 का भी है और 6 का भी है उत्तर प्रदेश के लिए। उसी तरह बिहार में रोहतास, नवादा और नालंदा पानी की कमी से जूझ रहे हैं। रोहतास के लिए भी वाटर क्राइसिस जिम्मेदार है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब बच्चे वहां से कोई आते हैं तो मैंने पूछा उससे कि ये बताओ तुम्हारे यहाँ वाटर क्राइसिस क्यों है, बच्चा जवाब नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? कभी उसने सोचा ही नहीं कि मेरे यहाँ ये क्राइसिस है या मेरे एरिया की ये ज्योग्राफी का कैरेक्टर है तो मेरे से इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा। तो प्री मेन और इंटरव्यू कुछ नहीं होता। जब आप चीजों को पढ़ते हैं ना तो वाटर क्राइसिस को थोड़ा डीपली पढ़े, और आज के बाद से वाटर क्राइसिस को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है जब तक कि कोई नया रिपोर्ट ना आ जाए। इतना पर्याप्त है जब वाटर क्राइसिस की चीजें आती हैं। अब आइए अब इससे रिलेटेड सवालों को सॉल्व करते हैं। एसेट्सर रीजनिंग का है। भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और खराब जल प्रबंधन ने शहरी इलाकों में जल संकट को गंभीर रूप से बढ़ा दिया है। सही है। निरंतर होते भूजल के अत्यधिक दोहन और परंपरागत जल निकायों के अनियंत्रित प्रदूषण के कारण शहरों में पीने योग्य पानी की उपलब्धता में भारी कमी आई, जैसे लखनऊ।
जैसे पूरा का पूरा उत्तर भारत, बंगाल और बिहार आर्सेनिक मतलब उस समस्या से ग्रसित है। तो जल संकट का मतलब सिर्फ पानी का न आना नहीं आता है। जल संकट का एक मतलब होता है शहरी इलाकों में जल का प्रदूषित होना। अगर पानी खूब आ रहा है लेकिन उसके बाद भी वो पानी प्रदूषित है तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वाटर क्राइसिस। तीसरा, निरंतर बढ़ते नगरीकरण और अकुशल शहरी नियोजन के कारण पारंपरिक जल संरचनाएं नष्ट हो रही हैं तथा झीलों और आर्द्र भूमि पर अतिक्रमण हो गया है। अब यही बात कही गई है, तीनों चीजें कहें तो लगभग उत्तर प्रदेश में ये तीनों स्थिति देखी गई है। बुंदेलखंड जोग्राफिकल केसेस रिस्पॉन्सिबल है, गाजियाबाद का इंडस्ट्रियलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है और लखनऊ के लिए अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है। अब सोचिए कि अगर पेपर इस तरह बना दिया जाए तो मुझे तो नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश का घटना चक्र व पढ़ने वाले बच्चे इस सवाल को सॉल्व कर सके, क्योंकि उसमें दिया ही नहीं है। आप लोग कभी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में जो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड रिपोर्ट आता है उसकी गहराई से अध्ययन करते ही नहीं है तो सवाल कहां से कर पाएंगे। तो ये चीजें हैं। अब आज के बाद से ध्यान से पढ़िएगा क्या कि वाटर पॉल्यूशन अगर हो रहा है तो ये पॉल्यूशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, याद रहेगा। आइए, तो विकल्प में शहरी इलाकों में जल उपलब्धता उनके प्रबंधन से जुड़ा है। पहला सही है क्योंकि अनियोजित शहरीकरण और अप्रभावी शासन ने शहरों में पानी की कमी को और बदतर बना दिया। कथन 2 सही है क्योंकि शहरी इलाकों में भूजल का अत्यधिक दोहन और जल निकाय प्रदूषण सीधे पानी पीने योग्य पानी की आपूर्ति को कम कर देता है, जिससे संकट बढ़ जाता है। जल प्रबंधन की दृष्टि से कथन 3 भी सही है क्योंकि आर्द्र भूमि और जल संचयन संरचनाओं को नुकसान ने शहरों के प्राकृतिक जल तन्यता को नष्ट कर दिया है। इस प्रकार कथन 2 और 3 दोनों सही है। कथन 1 के पीछे इन्हीं कारणों को ज्वाइंट रूप से स्पष्ट करते हैं। शहरी इलाके पुणे, बेंगलोर, चेन्नई जैसे दर्जनों शहर में यह स्थिति आज देखी जाती है। जब मैं इस प्रश्न को बना रहा था ना तो मुझे इतना लगा कि और ज्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड या कंसेप्चुअल या स्टैंडर्ड कैसे बनाऊं। तो कभी भी ना चीजों को याद करिएगा ना तो उसके पीछे कुछ अन्य और चीजें जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनको जरूर पढ़िएगा। उनको पढ़ने का मतलब है कि सिर्फ ये नहीं कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रदूषित वाटर क्राइसिस से इफेक्टेड शहर कौन है, इसके अलावा भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वाटर क्राइसिस हो रही है तो उस वाटर क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है। जैसे बुंदेलखंड की स्थिति अलग है, गाजियाबाद की स्थिति अलग है, लखनऊ की स्थिति अलग है। तो इसके ऊपर अगर कमांड नहीं रहा तो फिर सवाल तो गलत होने ही होने हैं। और ये कंसेप्चुअल सवाल, जैसे WHO ने निर्देश दिया है कि बिहार बंगाल के जो तटवर्ती इलाके हैं वो आर्सेनिक से भारी मात्रा में प्रदूषित हो रहे हैं, उनके लिए कुछ गाइडलाइन दी है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। अगले सवाल को देखिए या अगले टॉपिक को देखिए, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के बारे में है। अब नेशनल हेल्थ को लेकर के भारत सरकार कई तरह की योजनाएं बना रही हैं और इन्हीं योजनाओं के श्रृंखला कड़ी में सरकार ने कुछ दिशा निर्देश दिया है कि हर व्यक्ति को मेडिक्लेम के दायरे में लेके आया जाए। कारण है कि भारत की 70% जनसंख्या अभी भी अभावग्रस्त है, पीड़ित है और उनको सोशल सिक्योरिटी है नहीं। तो सोशल सिक्योरिटी देने के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित हो रही हैं। उन्हीं योजनाओं से रिलेटेड है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। बीमा सेवा उपलब्ध कराना, इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों लोग शामिल हैं और इसका मेन जो एम्बिशन है वो कुशल स्वास्थ्य सेवा मतलब एक परफेक्ट हेल्थ स्कीम्स को लॉन्च करना। अगला टेस्ट इसी से होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए क्या कर रहे हैं या हमारी बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है, जिसका जो स्टेट्स है। अब यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा पढ़ते हैं या सवाल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बने नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के संबंध के बारे में विचार करें। आइए, क्या है भाई, देश के नागरिकों के पास स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बनाने हेतु नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज का एक खुला मानक आधारित संचार प्रोटोकॉल है जिसे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच दवा संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया। मतलब यह
स्वास्थ्य सेवा को प्रदान करने वाला, रेगुलेट करने वाला एक एक्सचेंज है। पहला स्टेटमेंट यही कहता है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि सरकार ने इन्हीं भाषाओं का प्रयोग किया है, तो जो सरकार की भाषा है मैंने सीधे उठा के इसी में डाल दिया। आगे देखिए, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज का यह प्रावधान रखा गया है कि यह आदान प्रदान करने की गई सूचनाओं की सटीकता, विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इंटरप्रेटेबिलिटी, क्या नाम है, मशीन रीडेबिलिटी, ऑडिट की व्यवस्था और वेरिएबिलिटी, ये चार चीजें हैं। वर्तमान में नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज विशेष रूप से सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर लागू है, निजी स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं को लाभ नहीं देता। अब ऐसा नहीं है, दिए गए विकल्पों में 1 और 2 सही है। नेशनल क्लेम हेल्थ एक्सचेंज केवल सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं को प्रदान करना है, जिसे पूरे क्षेत्र में यूनाइटेड और कुशल स्वास्थ्य सेवा का संस्करण बढ़ावा देना है। अर्थात सिर्फ सरकार सीमित नहीं है। विकल्प 2 के बारे में यहां थोड़ा गलत छप गया है, निजी क्षेत्र शामिल है, अर्थात विकल्प 3 भी गलत है। तो जब बात आती है ना कि इसका एम्बिशन क्या है, जब भी कोई प्लान बनता है तो 3-4 चीजों के बारे में ध्यान दीजिएगा। शब्द आपके समझ में नहीं आएंगे, अगर आपको पहले से जानकारी नहीं है ना तो उसके शब्दों को पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये गवर्नमेंट के द्वारा एक्टिव हो रहा है। दूसरा, यह एक बीमा सेवा है जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों चीजें शामिल हैं, और इसका एम्बिशन है कि एक वेरी गुड हेल्थ सर्विस को एक्टिव करना। इतना जानकारी रखिए, आपका हो जाएगा, या आपका काम चल जाएगा, या आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। इतनी सारी चीजें हैं जो आपको जानने हैं। आगे के कुछ सवालों में आइए। 17 नंबर पर राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, अब इसी के बारे में है। सवाल क्या है, पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के प्रावधानों के ऊपर विचार करें। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन को प्रारंभ करने 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसको एक्टिव किया गया। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना कब है, उसका टाइम याद करिए। अब जब 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया तो आज हम क्यों पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन केवल भौतिक बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर ध्यान दिया गया तथा डिजिटल आधुनिकीकरण को नजरअंदाज किया गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की सिफारिश राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की ओर से आई थी। अब इसी से जुड़ा हुआ है क्या है, तो भाई ज्ञान आयोग ने नहीं दिया है, ज्ञान आयोग बहुत बाद में बना है और नजरअंदाज किया। अब इसके बारे में सारी जाननी है। दिए गए विकल्प में कथन 1 और 3 सही है। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन ऑनलाइन कैटलिंग और नेटवर्क सेवाओं जैसे डिजिटल पहलुओं पर जोर दिया गया। इनकी सिफारिश राष्ट्रीय आयोग के द्वारा की गई। तो जब भी कोई पुरानी योजना के बारे में भारत सरकार बातचीत करती है, जब भी किसी पुरानी योजना को नए सिरे से संशोधित किया जाता है, जब भी किसी पुरानी योजना को फिर से अमेंडमेंट करके उसमें कुछ फंड का अलॉटमेंट होता है, तो आपको जानना होगा। अब जैसे जो राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन है ना, वो जुड़ गया है ज्ञान भारतम मिशन, दोनों चीजें आई। कहने का मतलब है कांग्रेस गवर्नमेंट के कार्यकाल में चलने वाली योजनाओं को नए सिरे से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो बस इतना जानना है ये कब बना, तो फिर कांग्रेस के टाइम पीरियड में चलने वाली योजना के बारे में जानिए। 11th प्लान में बना, इस टाइम पर बना, इसने सिफारिश दिया और डिजिटलाइजेशन अभियान बना, और इसी के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार भी कुछ इसको लेके कर रही है। अगले टेस्ट पेपर में हम इससे रिलेटेड सवाल डालेंगे, तो फिर ये मत कहिएगा कि सर ये आपने क्यों डाल दिया। कोई भी क्वेश्चन जो डाला जाता है उसके पीछे मोटो होता है। जैसे मैंने बताया, कांग्रेस गवर्नमेंट के कार्यकाल में चलने वाली योजना को जब नए सिरे से उसका नाम, उसका एम्बिशन बदला जाता है, तो सवाल कंसेप्चुअल हो या फिर फैक्चुअल हो, सवाल पूछे जाते हैं। और जब सवाल पूछे जाते हैं तो उस सवाल से जुड़ी हुई सारी चीजों के बारे में जानना आपका कर्तव्य बनता है। अगले सवाल को देखिए।
जो इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार हमेशा अपने इकोनॉमिक सर्वे में कई बातें उभर करके आती है, जैसे इस साल आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25 में कुछ बातें रखी गई हैं, बहुत सारी बातें आई, लेकिन एक प्रमुख तथ्य था महिला श्रम भागीदारी के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के बारे में। और मुझे 110% पूरी उम्मीद है कि इस बार महिला श्रम भागीदारी से सवाल आने ही आने हैं। क्या है? महिला श्रम भागीदारी को लेकर के रिपोर्ट आई है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल महिला श्रम भागीदारी बढ़ी है। एक तो ये जानना है फैक्चुअल रूप में कितना बढ़ा है, तो 17-18 में इतना था, 23-24 में इतना है, तो एक निष्कर्ष निकल गया, बढ़ा है। दूसरा, किस क्षेत्र में बढ़ा है, तो सर्विस सेक्टर में। ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी सेक्टर में ये चीजें घटी हैं, सर्विस सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी देखी गई है। ये दो फैक्ट हुए। तीसरा, महिला श्रम भागीदारी की प्रकृति क्या है, तो शहरी इलाकों में यह भागीदारी घटी है, ग्रामीण इलाकों में यह भागीदारी बढ़ी है। ध्यान रखिएगा, महिला श्रम भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन शहरी इलाकों में महिला श्रम भागीदारी घटी है और ग्रामीण इलाकों में शहरी भागीदारी बढ़ी है। शहरी इलाकों में भागीदारी 25% की कमी हुई है और ग्रामीण इलाकों में भागीदारी बढ़ी है। यह असंतुलन क्यों आया? क्योंकि अर्बनाइजेशन में शादी होने के बाद जब महिलाएं वहां जा रही हैं तो उनकी संख्या के चलते बदलाव आया है। ये याद रखिएगा, शहरी इलाकों में श्रम भागीदारी घटी है। भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ी है, लेकिन शहरी इलाकों में भागीदारी घटी है। दूसरा स्टेटमेंट, भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भागीदारी घटती हुई या बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो याद रखिएगा, जहां स्टेटमेंट बनेगा कंसेप्चुअल, आप फंस जाएंगे। आगे, शहरी इलाकों में इस भागीदारी के बढ़ने के कारण महिला शिक्षा में वृद्धि बताई गई है, कामकाजी महिलाओं में वृद्धि बताई गई है, नौकरी पेशा महिलाओं में वृद्धि बताई गई है। आगे फिर इतनी सारी चीजें हो गई हैं। शहरी महिला श्रम भागीदारी ग्रामीण इलाकों में आए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सरकार ने बोला है कि उत्तर प्रदेश में 36 से 50% महिलाएं ग्रामीण इलाकों में कामकाजी हैं और देश में सर्वाधिक महिला श्रमिक जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हैं, जिसमें ग्रामीण श्रमिक 13 मिलियन है और शहरी इलाकों में 2 मिलियन है। और राष्ट्रीय स्तर पर सबसे कम महिला श्रमिक भागीदारी सिक्किम में है। अब देखिए कितने सवाल बन रहे हैं इस टॉपिक से। जब मैं 2024 और 25 का सर्वे यहां पढ़ा हुआ है, पढ़ रहा था, तो मैंने फैक्ट तो नोट किया, लेकिन सवाल कैसे बन सकते हैं जरा देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 सवाल है यहाँ पे, तो थोड़ा समझ के ध्यान रखिए, कंसेप्चुअल रूप में देखिए। भारत में महिला श्रम भागीदारी बढ़ी है। भारत में महिला श्रम भागीदारी शहरी इलाकों में घटी है, ग्रामीण इलाकों में बढ़ी है। भारत में महिला श्रम भागीदारी शहरी इलाकों में सेवा क्षेत्र में बढ़ी है, उद्योग क्षेत्र में कम हुई है। भारत में महिला श्रम भागीदारी ग्रामीण इलाकों में कृषि क्षेत्र में बढ़ी है, कृषि ही मेन है। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला श्रम भागीदारी है। भारत में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिला श्रम भागीदारी सबसे ज्यादा है। पूरे देश में सिक्किम ऐसा राज्य है जहां सबसे कम महिला श्रम भागीदारी रखी गई है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। सवाल कहीं से भी बन के आ सकते हैं। फैक्चुअल बनेंगे तो रटना है, कंसेप्चुअल बनेंगे तो रटना है। तो फैक्चुअल तो हम ये नहीं कह सकते हैं नहीं आएगा, आ भी सकता है। कंसेप्चुअल तो बनना ही बनना है। तो फिर याद रखिए, भारत में महिला श्रम भागीदारी बढ़ी है, ग्रामीण इलाकों में बढ़ी है, शहरी इलाकों में घटी है। शहरी इलाकों में श्रम भागीदारी बढ़ने के 3 सबसे बड़े कारण हैं। ग्रामीण इलाकों में निरंतर वृद्धि हो रही है, शहरी इलाकों में श्रम भागीदारी बढ़ी है, वो टर्सरी सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में बढ़ी है। और भी है, बात सिक्किम की, बात की यूपी। तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा सवाल लगा ले। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में महिला श्रम भागीदारी बल 17-18 में इतना था, 23-24 में इतना हो गया। आगे, भारत में महिला श्रम भागीदारी मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ी है। देखिए सवाल आ गया ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं बढ़ी है तो कहां बढ़ी है?
बढ़ी है तो सर्विस सेक्टर में। तो इसके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी कि किस सेक्टर में श्रम भागीदारी बढ़ी है। तो श्रम भागीदारी जो बढ़ी है वो बढ़ी है, कहां बढ़ी है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं, टर्सरी या फिर सर्विस क्षेत्र में। आगे देखिए, शहरी कस्बों के विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम भागीदारी बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। शहरी कस्बों के बीच शिक्षित महिलाओं, विशेषकर जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और जो पाई हुई हैं, उनकी भागीदारी में गिरावट देखी गई है, नहीं, उनकी भागीदारी बढ़ी है। तो यहां पर देखिए, चारों स्टेटमेंट इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ा है। तो एक बार फिर याद रखिएगा, तो आपको ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट फिगर आप याद रखिए कि भारत में महिला श्रम भागीदारी बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। भारत में महिला श्रम भागीदारी किस क्षेत्र में बढ़ी है, गांव और शहरों का क्या हाल है, शहरी इलाकों में महिलाओं के रुझान में क्या बदलाव देखा जा रहा है, सबसे कम महिला श्रम भागीदारी, ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा भागीदारी और देश में सबसे ज्यादा महिला श्रम भागीदारी। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कोई क्वेश्चन आ गया तो एक डाटा आ गया तो आप उसको रटना शुरू कर देते हैं, नहीं, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में जो यहां रखा हुआ है ये सारी बातें मेंशन हैं। ध्यान से पढ़िए और इसको अच्छे से 4 बार याद रखिएगा। कंसेप्चुअल सवाल बना तो आपका गलत हो सकता है, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा फैक्चुअल तो गलत होना ही होना है। आगे दूसरा सवाल पढ़िए, ग्रामीण और शहरी गरीबों के बीच की स्थिति पर विचार करें। क्या है ग्रामीण और शहरी गरीबी? अब थोड़ा सा यहां पर और हम ज्यादा बात कर ले। ग्रामीण और शहरी गरीबी, इसके बारे में बात करें तो गरीबी के कुछ कारण होते हैं। जो भी आपके एनसीईआरटी की किताब है, सवाल वहां से भी बन सकता है। गरीबी के कारण, गरीबी के प्रकार, गरीबी की गणना, गरीबी की स्थिति, गरीबों के ऊपर रिपोर्ट। रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, एडीबी की रिपोर्ट और रिपोर्ट में नीति आयोग की रिपोर्ट। तो सवाल यहां से तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी का बनेगा ही बनेगा और बनता भी है कि भारत में संरचनात्मक गरीबी वगैरह वगैरह, लेकिन आपको पढ़ना है ग्रामीण गरीबी में। तो सोशियोलॉजी की किताब या इकोनॉमी की किताब अगर आप एनसीईआरटी की पढ़ेंगे तो उसमें कुछ खास चर्चा है कि भारत का ग्रामीण गरीबी एक तो स्ट्रक्चरल है, मतलब संरचनात्मक है, मतलब पिता गरीब तो बेटा गरीब। दूसरा संरचनात्मक है, मतलब सोसाइटी के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। तीसरा ट्रेडिशनल है, मतलब बाप दादा गरीब बेटा गरीब, कोई चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद यह गरीबी सामाजिक पहचान से जुड़ा है, मतलब समाज में स्टेटस का कारण ही है जमीन और जमीन से जुड़ी हुई चीजें और गरीबी। गरीबी नहीं है तो समाज में पहचान अच्छी है, गरीबी है तो पहचान कम है। उसके अलावा यह सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है। यह भूमि संबंधों से भी जुड़ा है, यह अशिक्षा और जागरूकता से भी जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है, बट मुझे तो नहीं लगता कि अशिक्षा और जागरूकता की कमी ग्रामीण इलाकों में है। अशिक्षा का मतलब डिग्री हो गया, जागरूकता तो अभी भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है ग्रामीण इलाकों में गरीबी के लिए वो तो है ही नहीं। कि यह समस्या एक जातिगत समस्या है और ये सभी समस्याएं जातिगत व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं और जातिगत व्यवस्था कहीं ना कहीं इस समस्या को बनाए रखने में प्रभावी है। और यही जातिगत समस्या शहरी इलाकों में आकर के टूटती है, जहां पर लोग अपने जातिगत व्यवस्था को छोड़ करके कोई भी नया कार्य करते हैं तो वो अपने ग्रामीण इलाके की इन सारी संरचनाओं को ध्वस्त करते हैं, तोड़ते हैं। यही कारण है कि भारत में गांवों से माइग्रेशन की दर अभी भी बनी है। यही कारण है कि गांव में काम मिलने के बाद भी लोग गांव में रहना नहीं चाहते। यही कारण है कि शहरी इलाकों में वो कष्ट सह करके भी रह लेते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में, अपने परंपरागत इलाकों में परमानेंट बसना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि शहरी इलाकों में कामकाजी लोग पर्व त्योहारों में ग्रामीण इलाकों में बैक करके अपनी गरीबी या अपने अतीत की चीजों को बदल करके अपनी समृद्धता दिखाते हुए, पैसे कमाने वाली स्थिति को दिखा करके सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करने का एक प्रदर्शन या अचीवमेंट को दिखाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण गरीबी बिहार और झारखंड में बराबर है। उसके बाद मेघालय और उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिएगा,
बिहार झारखंड की रैंक 1 है, मेघालय और उत्तर प्रदेश की रैंक 1 है, और एमपी असम और छत्तीसगढ़ की रैंक 1 है 3। और उड़ीसा का नौरंगपुर भारत के 250 गांव में सबसे ज्यादा गरीब है। काजू की खेती हो रही है तो अब स्थिति थोड़ी सी बदली है, लेकिन 250 गांव में नौरंगपुर उड़ीसा में है। ठीक उसी तरह आगे पढ़ेंगे, एक और गांव अलीराजपुर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये याद रखिएगा गरीबी के बारे में। तो गरीबी, एक तो ये सारी चीजें नीति आयोग जो लोग आप रट्टा मार के बैठते हैं, अब उसमें से कभी नहीं आएगा कि उत्तर प्रदेश में बहराइच में सबसे ज्यादा गरीबी है, या नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश में गरीबी का स्तर ये है। इस तरह के प्रश्न आने की संभावना थोड़ी उत्तर प्रदेश में कम ही है। सवाल जो पूछे जाएंगे वो सबसे ज्यादा वो पूछे जा सकते हैं, क्या पूछे जा सकते हैं कि भारत में ग्रामीण गरीबी में या उत्तर प्रदेश में ग्रामीण गरीबी को लेकर के क्या सीन चल रहा है। तो जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो उसके पीछे जो मेन लॉजिक रहता है वो यही रहता है, और उन्हीं के ऊपर विचार करने होते हैं आपको। अगर आपने इन चीजों के ऊपर अच्छे से विचार कर लिया, समझ लिया, तो आप इससे जुड़े हुए सारे सवालों को कर लेंगे। अगर आपने परंपरागत चीजों को ही लेकर के लटके रहें और आंकड़ों के मकड़ा जाल में लटके रहें, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आंकड़ों के मकड़ा जाल से अब बाहर निकलने का समय आ गया है। आगे आते हैं दूसरे सवाल पर। हाँ, चलिए थोड़ा सा सवाल पढ़ लेते हैं। भारत में शहरी गरीबी की विशेषता अपर्याप्त आवास, बुनियादी सेवाओं की कमी तथा अपराध और बीमारी की बढ़ती संवेदनशील स्थिति को प्रकट करता है। हो ही रहा है। दूसरा, भारत में शहरी गरीबों के बीच सामाजिक नेटवर्क आमतौर पर ग्रामीण गरीबों की तुलना में अधिक मजबूत है। नहीं है, शहरों में लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन गांवों में सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, चौपाल पर बैठते हैं, लोगों के बारे में बातें करते हैं और कई बातें होती हैं। तीसरा, भारत में शहरी क्षेत्रों में गरीबी अधिक दिखाई देती है। अब ये मुखर्जी नगर है, ये कॉलोनी है, जस्ट नाले के उस पार जाइए तो आपको एक दूसरी कॉलोनी, उधर जाइए तो उधर एक पूरा का पूरा स्लम एरिया दिखाई देगा। ग्रामीण इलाकों में ऐसा नहीं दिखाई देता। अब उसी के बारे में जोड़ना है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़िए। कथन 1 और 3 सही है, कथन 2 गलत है, क्योंकि शहरी गरीबों के बीच सामाजिक नेटवर्क आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कमजोर होता है। शहरों में कई राज्यों के लोग एक साथ रहते हैं, तो शहरों में स्लम अथवा गरीबी में रहने वाले क्षेत्रों को उनके आवास अथवा मोहल्ले से चिन्हित किया जाता है। मतलब एरिया बटा हुआ है, और उसी एरिया के हिसाब से दिल्ली में तो बिजली का बिल आता है, दिल्ली में पानी का बिल आता है। इनफैक्ट इस एरिया में पानी 24 आवर्स रहते हैं, उस एरिया में नहीं रहता। इस एरिया में बिजली कटौती होती है, उस एरिया में नहीं कटौती होती, और भी कई तरह की बातें। तो शहरी गरीबों को लेकर के जो ये चीजें मैंने बताई हैं वो याद रखिएगा। ग्रामीण गरीबों को लेकर के ये सब सारी चीजें हैं, और याद रखिएगा बिहार झारखंड की रैंक 1 है, मेघालय और यूपी की रैंक 1 है, एमपी असम और छत्तीसगढ़ की रैंक 1 है, और उड़ीसा का नौरंगपुर भारत के 250 गांव में सबसे ज्यादा गरीब गांव का दर्जा पाया हुआ है। अब जब ये सब आप रट के बैठे हैं ना, नीति आयोग, उत्तर प्रदेश, बहराइच सबसे कम गरीब, ये गरीब मुश्किल है उनसे सवालों को आना। अगले सवाल को देखते हैं, नई शिक्षा नीति से जुड़ी हुई है। नई शिक्षा नीति से जुड़ी हुई है। एक अलीराजपुर मैंने लिखा था, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है अलीराजपुर? ये रहा, शहरी गरीब का सबसे बड़ा अलीराजपुर। अगले सवाल को देखते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत बाल्यकाल कार्यक्रम के संदर्भ में बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के बारे में अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानिए कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है ना, नई शिक्षा नीति के बारे में आ गई है, बहुत दिनों से है, लगातार चर्चे में है, लेकिन आपको कुछ खास चीजें हैं जो चीजों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? ये कब आई? तो सन 2020 में। इसके लिए कुछ खास चीजें आई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में शिक्षा के संरचना में बदलाव आया है।
उत्तर प्रदेश में पाठ्यक्रम, उत्तर प्रदेश में परीक्षा, उच्च शिक्षा, भाषा नीति, शिक्षण प्रशिक्षण के बारे में और डिजिटलाइजेशन के बारे में बदलाव आया है। तो नई शिक्षा नीति अभी भी चर्चे में है। बाल्य अवस्था और शिक्षा के लिए कुछ उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है और इसी के श्रृंखला में ECCE को इशू किया है और 2-3 शब्दों के प्रयोग किए हैं, जैसे नव चेतना ढांचा, जैसे आधारशिला पाठ्यक्रम, इनका एम्बिशन पूछा है। तो नव चेतना ढांचा एक तरीके से बच्चों के देखभाल से जुड़ा है और आधारशिला पाठ्यक्रम खेल आधारित परियोजनाओं को अप्रोच को बढ़ाने में महत्वपूर्ण दिख रहा है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के किस प्रकार की बदलाव आ रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के क्या बदलाव आए हैं। तो मैं जब इसको लिख रहा था तो मेरा ध्यान इस पे था कि भाई इतने सारे मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव आए हैं। तो इसकी चर्चा करने के पहले आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि सवाल क्या आएंगे या किस रूप में आएंगे। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ECCE की सिफारिश की है। ECCE क्या है? प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा। नई शिक्षा नीति के तहत नव चेतना ढांचे का उद्देश्य यह है। नई शिक्षा नीति के तहत आधारशिला पाठ्यक्रम, तो ये शब्द देख रहे हैं ना, नव चेतना आधारशिला, यही पाठ क्वेश्चन में बन के आएगा कि नई शिक्षा नीति के तहत इन दोनों का मतलब क्या है। अगर आपने फिर वही रट्टा मारा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इस साल नई शिक्षा नीति से जुड़े हुए मामलों में यही चर्चे में है। इसका विकल्प, जितने भी विकल्प हैं, ये सारी चीजें उसी से जुड़ी हुई हैं। तो अब फिर वापस आ जाइए कि नई शिक्षा नीति में उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है। तो शिक्षा की संरचना में पहले 10+2 था, बदलाव हो गया है 5+3+3 4। इसका मतलब क्या है? तैयार रहिएगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम में 5 विषय कंपलसरी माने गए। वो 5 विषय कौन है? ठीक उसी तरह बोर्ड की परीक्षा में भी कुछ परिवर्तन आए हैं। ठीक उसी तरह हायर एजुकेशन के लिए UGC पहले एकमात्र संस्था थी जो जिम्मेदार थी, उसको हटा के हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी लागू करने की बात कही गई है। और भाषा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देने की बात कही गई है। बीएड में कुछ चेंज आया है और डिजिटल शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है और उसी के तहत उत्तर प्रदेश में टैब भी बांटे जा रहे हैं, नीट के बच्चों के लिए, मेडिकल के बच्चों के लिए और IAS और PCS के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री समथिंग कोई योजना है। ऐसे चीजों को पढ़ा जाता है। 2020 की बात है, ये 25 चल रहा है। तो अगर कोई भी नव चेतना और आधारशिला चर्चे में है तो आपको ये देखना है कि आपका प्रदेश कैसे इफेक्टेड हो रहा है या आपके प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज आया है, उसकी पूरी की पूरी समझ होनी चाहिए। रट्टा मारेंगे ना तो नवचेतन और आधारशिला समझ में नहीं आएगा। तो एक बार फिर जो भी आपकी ईयर बुक है उसमें से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ध्यान से पढ़ें और यहाँ पर जो PPT में मैंने डिस्कस किया है वो यही किया है। तो 10 सवाल हो गए। 10 से ज़्यादा मैंने पहले भी बोला था, आगे भी है, लेकिन 10 से ज़्यादा मैं 1 घंटे में डिस्कस नहीं करूँगा। 10 सवाल पर्याप्त है। 1 घंटे में 10 सवाल से ज़्यादा पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में कम आएगा। अब यहीं पर देखेंगे तो इसी 10 सवाल में कम से कम 25 से 30 सवाल हो जाते हैं। इसको बार बार पढ़िए। हाँ, ये सब मैं आपको भाया टेलीग्राम, ये नोट्स भी अपना हैंड रिटन भेज दूंगा और आप अगर थोड़ा सा परिश्रम करते हैं, मेरे इस परिश्रम को ध्यान दीजिए। जैसे मैंने ये पेपर पर होमवर्क किया है, दिख रहा है आपके, तो आपके जो क्वेश्चन हम भेजेंगे ना, उसी क्वेश्चन के ऊपर आप भी ये होमवर्क करिएगा और वहीं अपने हाथ से लिखिएगा। खासकर इस बार नई शिक्षा नीति में से जुड़े हुए चीजों में शहरी गरीबी का इलाका, फिर उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है वो है महिला श्रम भागीदारी, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, ठीक है, नेशनल हेल्थ क्लेम भी है। अर्बन एरिया का ये वाटर क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नॉर्मल है। ज्ञान भारतम मिशन, शहरी गरीब के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। मतलब इस बार अभी जो हमने 10 सवाल डिस्कस किया
उसमें अर्बन एरा के पॉवर्टी का मामला हो, या फिर वाटर क्राइसिस का मामला हो, या फिर ये महिला श्रम भागीदारी का मामला हो, या अर्बन और रूरल एरिया की चीजों का हो, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं, 1 घंटे में 10 सवाल पर्याप्त है। इसकी चर्चा आगे हम करते रहेंगे।